हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्टडी नोट नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने कंप्लीट किया जो 6 यूनिट्स आपके दे रखे हैं। सबसे पहला था अकाउंटिंग बेसिक्स, दूसरा दे रखा था जी गैप का दे रखा था जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तीसरा था आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, फोर्थ था जी कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिफ्थ यूनिट था आपका डेप्रिसिएशन और सिक्स्थ आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये सारे के सारे यूनिट्स मैंने आपका स्टडी नोट नंबर 1 में कंप्लीट कर दिए हैं। आज की क्लास में आपके सामने स्टडी नोट नंबर 2 में जो आपका पहला यूनिट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसको स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो देखेंगे अपनी स्क्रीन पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो देखेंगे अपनी स्क्रीन पे स्टडी नोट नंबर 2 यूनिट नंबर 1। ठीक है जी, यूनिट है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज और इसमें मैं आपका कवर करूंगा, इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग कवर करूंगा, कौन कौन सी पार्टीज होती है, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पार्टीज कौन कौन सी होती है, प्रोमिसरी नोट का मीनिंग, बहुत सारी इसमें टर्म्स आएगी बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड, उनको डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ बिल डिस्कस करूंगा, जिसमें ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल डिस्कस करने वाला हूं। ड्यू डेट से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। और जब ड्यू डेट को इंपॉर्टेंट है तो साथ साथ डेज ऑफ ग्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है जी, इसके बाद जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा उसको डिस्कस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे एंड एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो होता क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जैसे मान लो हमने किसी कस्टमर को गुड सेल किया और गुड सेल किया, उसने बदले में उसी वक्त कैश दे दिया, तो कोई इश्यू ही नहीं है, बहुत ही आराम से काम हो गया, पैसा आ गया और हमने गुड्स दे दिया। ना तो हमारी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, ना जिसने गुड्स हमसे परचेज किया उसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी। कहने का मतलब कस्टमर की भी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बची। लेकिन प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब गुड्स हम क्रेडिट पे सेल करते हैं। अब जब क्रेडिट पे सेल करते हैं, कहने का मतलब डेटर्स को हमने गुड्स तो दे दिए, लेकिन डेटर्स ने कहा सर मैं पैसा अभी नहीं दे पाऊंगा, पैसा मैं आपको किसी फ्यूचर डेट पे दूंगा। तो भैया कुछ तो हमें आप श्योरिटी दो कि आपका पैसा आ जाएगा। तो वो क्या करता है, वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट देता है हमें, वो लिख कर देता है हमें कि मैं आपको इतने टाइम के बाद जो पैसा ड्यू है आपका, वो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। ठीक है जी, तो ये जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है ना, इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो क्या कहते हैं, देखो, व्हेन वी सेल गुड्स फॉर कैश वी रिसीव द कैश एज सुन एज द गुड्स आर सोल्ड। ठीक है जी, कैश सेल्स में यही होता है, जैसे ही गुड्स बेचा वैसे ही पैसा रिसीव कर लिया। इन अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स वी सेल गुड्स टू बायर, हम गुड्स बायर को दे देते हैं, हु डज नॉट पे द कैश इमीडिएटली, लेकिन वो पैसा उसी वक्त पेमेंट नहीं करता। सच ए बायर इज नॉन एज डेटर्स। तो इस कस्टमर को जिसने पैसा नहीं दिया इमीडिएटली, जिसने कैश पे नहीं किया, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डेटर्स बोलते हैं। एक डेटर वो पर्सन होता है जो हमसे गुड्स परचेज करता है और प्रॉमिस करता है कि मैं पैसा आपको बाद में दूंगा एंड अग्री टू पे द प्राइस ऑन ए फिक्स्ड डेट इन फ्यूचर। द अमाउंट ऑफ कैश रिसीवेबल, जो पैसा उससे लेना है, इज द डेट ड्यू फ्रॉम डेटर्स। इट इज सेफर, अगर हम कुछ सेफ रहना चाहें, मान लो मेरी दुकान पे कोई कस्टमर आया, कहता है सर पैसा गुड्स दे दो, पैसा मैं बाद में दूंगा, हो सकता है वो बाद में ना आए। ठीक है जी, तो मैं सेफ रहने के लिए मैं क्या करूंगा, इट इज सेफर टू प्रिपेयर ए रिटर्न डॉक्यूमेंट। तो मैं उससे कहूंगा एक काम करो, आप मुझे लिख के दो, अपने एड्रेस लिख के दो, अपना नाम और लिख के दो कि आप मुझे इतने टाइम के बाद पेमेंट कर दोगे। तो इट इज सेफर टू प्रिपेयर ए रिटर्न डॉक्यूमेंट
कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ द डेट, जिसमें लिखा हो, डिटेल्स लिखी हो डेट्स की कि हमने आपको गुड्स सेल किया है, सच एज हु इज लाइबल टू पे द डेट्स, तो उसमें कस्टमर का नाम लिखा होना चाहिए जिसने हमसे गुड्स क्रेडिट पे सेल किया। हु कैन रिसीव द पेमेंट, उसमें जिसने गुड्स सेल किया जिसमें मेरा नाम होना चाहिए, क्योंकि दुकानदार कौन है, दुकानदार तो मैं हूं। अमाउंट ऑफ डेट लिखा जाना चाहिए कि कितना पैसा डेटर से लेना है, पेमेंट कब देगा वो भी लिखा होना चाहिए। एंड सच ए रिटर्न डॉक्यूमेंट इज नॉन एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है जी। तो इसकी नेसेसिटी क्या हुई, तो नेसेसिटी है भाई, जो गुड्स क्रेडिट पे सेल कर रहा है, जो दुकानदार है, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करनी है। उसको ये पता होना चाहिए कि डेटर से कब पैसा आएगा, और साथ साथ डेटर को भी पता होना चाहिए कि उसको पेमेंट कब करनी है। ठीक है जी। और अगर पैसा नहीं देता तो हम उसके ऊपर लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है जी, लीगल एविडेंस ऑफ डेट है। इसमें ड्यू डेट लिखी होती है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट लिखी होती है। तो पार्टीज को पता होता है, जो लेने वाली पार्टी है उसको भी पता है कब पैसा आएगा, और जो देने वाली पार्टी है उसको भी पता होना चाहिए कि कब पेमेंट की जानी है। एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब उसको इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, यही रीजन है कि आप वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक को दे देते हैं और बैंक से पैसा जल्दी ले लेते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। उस बिल को आप क्या करते हैं, आप फर्दर अपने क्रेडिटर को दे देते हैं। ठीक है जी। अगर आपका कोई डेटर है तो आप भी तो किसी के डेटर होंगे, तो उससे जो पैसा आता है वो पैसा आप क्या करते हैं, अपने क्रेडिटर को दे देते हैं। उसी तरह से जब डेटर से बीआर आता है तो उस बीआर को क्या करते हैं, आप आगे ट्रांसफर कर देते हैं। इट कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल टू सेटल ए डेट। अब बिल कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक, तो मैंने आपको बताया बिल आप बैंक से भी डिस्काउंट करा सकते हैं, मतलब बैंक को ट्रांसफर करके बैंक से पैसा ले सकते हैं बिफोर द ड्यू डेट। तो बात करते हैं जी डेफिनेशन क्या होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, पढ़ेंगे इसको आप लोग। तो क्या दे रखा है, दे रखा है जी बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट। तो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। और ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये केवल इंटरनेशनल ट्रेड में ही यूज होता है, इसका यूज डोमेस्टिक ट्रेड में भी किया जाता है, लेकिन नॉर्मली ज्यादातर ये इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होता है। तो क्या लिखा है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, और ये रिटर्न में होना जरूरी है। ठीक है जी, ये लिखित में होना जरूरी है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, और इसमें क्या होता है, एक पर्सन होता है, एक सर्टेन पर्सन होता है, उसको ऑर्डर दिया जाता है, और ये ऑर्डर अनकंडीशनल होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर किसका होता है, ऑर्डर पेमेंट करने का होता है, कि आप या तो मुझे या मैं जिसको कहूंगा उसको आप पेमेंट कर देंगे, मतलब पेमेंट का ऑर्डर होता है। और ऑर्डर क्या होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, मतलब किसी तरह का कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर कंडीशनल हो जाएगा तो फिर वो वैलिड नहीं माना जाएगा। साइन बाय द मेकर, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को साइन कौन करता है, जो मेकर होता है, जो बनाने वाला होता है, वो इसको साइन करेगा। आगे क्या दे रखा है जी, डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन टू पे ऑन डिमांड, तो एक जो सर्टेन पर्सन है, जो ड्रॉई है, उसको डायरेक्शन दी जाती है कि आप या तो जब डिमांड की जाए तो इस बिल की पेमेंट कर देना, या इसकी ड्यू डेट पे इसकी पेमेंट कर देना। किसको कर देना, कहते हैं या तो मुझे कर देना, या जिसको मैं ऑर्डर करूं उसको पेमेंट कर देना, या जिसके पास ये बीआर हो उसको पेमेंट कर देना। ठीक है जी। तो क्या कहता है आगे, इसमें कहता है पेमेंट करने का जो ऑर्डर है वो अनकंडीशनल होना चाहिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को मेकर जो होता है ना, जो बनाने वाला होता है, वो साइन करता है। जो पेमेंट का अमाउंट होता है वो भी सर्टेन अमाउंट होता है, वो भी एक निश्चित अमाउंट होता है। और जो डेट, जिस डेट पे पेमेंट होनी है वो भी क्या होती है, वो भी एक सर्टेन डेट होती है, वो भी साफ साफ लिखी होती है।
ठीक है जी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बियरर को भी पेमेंट किया जा सकता है, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो बियरर होगा उसको भी पेमेंट की जा सकती है। तो ये जो डेफिनेशन दे रखी है, ये डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 5 में ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो जो डेफिनेशन पड़ी उसमें क्या क्या फीचर आए, तो सबसे पहला फीचर था ये ओरल नहीं होना चाहिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए। जो ऑर्डर होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, पेमेंट का जो ऑर्डर होता है वो अनकंडीशनल होना चाहिए। पहली बात तो ऑर्डर होना चाहिए, पेमेंट का ऑर्डर होना चाहिए, और ऑर्डर क्या होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। साइन बाय द मेकर, जो इसको बनाता है उसके सिग्नेचर होने चाहिए। तो कौन बनाता है इसको, इसको ड्रॉअर लिखता है जी। द ऑर्डर मस्ट बी साइन बाय द मेकर ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और लिखता कौन है, ड्रॉअर लिखता है। ड्रॉअर लिखता है, फिर ड्रॉई के पास भेजता है, ड्रॉई उसकी एक्सेप्टेंस देता है और वापस ड्रॉअर को भेज देता है। द ऑर्डर मस्ट गिव ए डायरेक्शन टू ए सर्टेन पर्सन, ये सर्टेन पर्सन कौन है, ड्रॉई है। नेम इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉई बोलते हैं। द पर्सन जो ड्रॉई होता है उसको ऑर्डर दिया जाता है टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी। द मनी मस्ट बी पेड टू ए सर्टेन पर्सन, और पैसे की पेमेंट किसको की जाएगी, पेई कौन होगा, पेई भी एक सर्टेन पर्सन होगा जिसका नाम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखा होता है। ठीक है जी, नेम इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेई बोलते हैं। मनी कैन ऑल्सो बी पेड टू अनदर पर्सन, मनी किसी और पर्सन को भी पे किया जा सकता है। जैसे अगर बिल ड्यू डेट तक ड्रॉअर ने ही रिटेन करके रखा तो ड्रॉअर और पे सेम पर्सन हो जाएंगे। लेकिन अगर ड्रॉअर ने वो बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया तो पेई कौन हो जाएगा जी, बैंक हो जाएगा, मतलब अनदर पर्सन हो गया। अगर ड्रॉअर ने वो बिल आगे एंडोर्स कर दिया अपने किसी क्रेडिटर को तो पेई कौन हो जाएगा, वो क्रेडिटर हो जाएगा, जिसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में एंडोर्सी बोलेंगे। ठीक है जी, तो क्या लिखा है, द मनी कैन ऑल्सो बी पेड टू अनदर पर्सन नेम्ड बाय द पेई, ऑर्डर ऑफ द पेई ऑल्सो नोन एज एंडोर्सी। तो उसको क्या बोलते हैं, मैंने अभी बताया आपको, उसको एंडोर्सी बोलते हैं। इसके ऊपर प्रॉपर डेट लिखी होनी चाहिए, प्रॉपरली स्टैंप लगी होनी चाहिए, और इट में बी मेड पेबल ऑन डिमांड, डिमांड बिल भी हो सकता है, और आफ्टर ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। तो अभी मैंने पढ़ा आपके सामने फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़े। आगे देखेंगे इसका स्पेसिमेन कैसा होता है, कैसा फॉर्मेट होता है इसका। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, यहाँ पे स्टैंप लगी होती है, यहाँ पे ड्रॉअर का नाम होता है जी, ड्रॉअर का एड्रेस होता है, और डेट की, बिल की क्या डेट है, जिस दिन लिखा गया वो डेट लिखी होती है। कितने महीने के लिए लिखा गया, जैसे मान लो 2 मंथ्स के लिए लिखा गया, तो 2 मंथ्स आफ्टर डेट पे किसको पेमेंट करना है। अगर ड्रॉअर को पे करना है तो ड्रॉअर का नाम होगा, और अगर किसी और को पे करना है, मान लो एंडोर्सी को पे करना है, पे मिस्टर एक्स, ठीक, ये पे ही होगा और इसका एड्रेस यहां लिखा होगा। और मैं ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, मान लो 10,000 का बिल है तो 10,000 फॉर वैल्यू रिसिव्ड। यहाँ पे ड्रॉई का नाम होता है, ड्रॉई का एड्रेस होता है। ठीक है, एक्सेप्टेड कि ड्रॉई ने एक्सेप्ट कर लिया, ड्रॉई का नाम और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लिखी होती है। तो ये जो स्पेसिमेन है इसको मैंने एक एग्जांपल से भी समझा रखा, आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। जैसे मान लो जी एक एग्जांपल है कि मोहन जो B66 में रहता है न्यू दिल्ली में, उसने एक बिल लिखा किसके ऊपर, सोहन के ऊपर। तो मोहन हो गया जी ड्रॉअर एंड सोहन हो गया ड्रॉई। तो ड्रॉअर का नाम आ गया, ड्रॉई का एड्रेस आ गया, ठीक, यहां ड्रॉई का नाम आ गया और ड्रॉई का एड्रेस आ जाएगा। ड्रॉई का एड्रेस है A41 न्यू दिल्ली। एक्सेप्ट कौन करेगा, ड्रॉई एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्टेड लिखा और ड्रॉई का नाम लिख दिया। फॉर 3 मंथ्स फॉर ₹50,000, 3 महीने के लिए बिल लिखा गया 50,000 रुपए का। कब लिखा, 15 मार्च को। तो बिल लिखने की डेट आपकी यहां आती है 15 मार्च 2021। और इसकी पेमेंट किसको करनी है, ड्रॉअर को नहीं करनी, मोहन को नहीं करनी, किसी अलग पर्सन को करनी है जिसका नाम है जी राजीव, या राजीव जिसको ऑर्डर करेगा उसको पेमेंट करनी है। ऑर्डर की एक्सेप्टेंस की डेट है 17 मार्च। तो अब देखते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जी, प्रॉपर्ली स्टैंप लगी होगी, ड्रॉअर का नाम है, ड्रॉअर का एड्रेस, जिस दिन बिल लिखा गया वो डेट लिख दी। 3 महीने का बिल है, 50,000 रुपए का बिल है, पेमेंट राजीव को करनी है। तो 3 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू राजीव।
और सम ऑफ ₹50,000 ओनली, वैल्यू रिसीव्ड, 50,000 अमाउंट लिख दिया, एक्सेप्टेड सोहन ड्रॉई, और एक्सेप्टेंस की डेट लिख दी 17 मार्च। इन दिस एग्जाम्पल, अब इसको एक्सप्लेन भी कर रखा है मैंने कि मोहन इज द ड्रॉअर ऑफ द बिल, मैंने आपको बता दिया, एंड सोहन इज द एक्सेप्टर ऑफ द बिल। एंड राजीव कौन है? राजीव बिल का पेई है। सोहन विल पे द अमाउंट, किसको पे करेगा? राजीव को पे करेगा। नॉर्मली क्या होता है, अगर ड्रॉअर बिल को रिटेन अपने पास ही करके रखता तो ड्रॉअर और पेई सेम पर्सन हो जाते हैं। ड्रॉअर इटसेल्फ इज द पेई, इन अदर वर्ड्स ड्रॉअर एंड पेई मे बी द सेम पर्सन। ठीक है जी, याद रखेंगे ड्रॉअर और पेई सेम पर्सन हो सकते हैं। अब बात आती है, सर ये जो वैल्यू रिसीव्ड ऊपर वर्ड लिखा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, इसका क्या मतलब होता है? ये जो वैल्यू रिसीव्ड लिखा, वैल्यू रिसीव्ड का मतलब होता है ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा गया, ये विद कंसिडरेशन लिखा गया। वैल्यू रिसीव्ड मीन्स द बिल हैज बीन इश्यूड इन एक्सचेंज ऑफ सम कंसिडरेशन। दीज वर्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर बिना कंसिडरेशन के कोई अग्रीमेंट किया गया, कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा गया, तो वो कानून की नजर में उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता। These words are very important because law does not consider those agreements which have been made without consideration. तो without consideration agreement क्या होते हैं? Unenforceable हो जाते हैं, जिनको कानून से आप पूरा नहीं करवा सकते। ठीक है जी, आगे देखेंगे कौन कौन सी पार्टीज होती है। बार बार हम बोले जा रहे हैं, सर ड्रॉअर होता है, सर ड्रॉई होता है, सर पेई होता है, सर एंडोर्सी होता है। तो 4 पार्टीज तो हमने पढ़ ली। ड्रॉअर कौन पर्सन जो बिल को लिखता है? ए पर्सन हु ड्रॉ द बिल। और कौन लिखता है? जिस बंदे ने गुड्स क्रेडिट पे सेल किए थे उसको पैसा लेना है, किससे? डेटर से। तो ड्रॉअर जो सेलर है वो लिखता है किसके ऊपर? डेटर के ऊपर, कस्टमर के ऊपर, भैया आप मुझे 3 महीने बाद इतनी पेमेंट कर देना। और ड्रॉई क्या करता है? उस बिल को एक्सेप्ट करता है। ठीक है जी, तो लिखने वाला सेलर हो सकता है और क्रेडिटर हो सकता है। बात करते हैं ड्रॉई कौन होता है, तो बता दिया अभी अभी मैंने, जो बिल लिखा गया, जिस पर्सन के ऊपर लिखा गया, जो डेटर है जिसके ऊपर लिखा गया, वो कौन होता है? वो आपका ड्रॉई होता है। ड्रॉई इज द पर्सन ऑन होम बिल इज ड्रॉन। नॉर्मली ही इज द बायर और डेटर। He has to pay the amount of the bill to the drawer on the due date. तो वो ड्यू डेट पे क्या करेगा? ड्रॉअर को बिल की पेमेंट कर देगा। नेक्स्ट है जी आपका पेई। पेई वो पर्सन होता है जिसको फाइनली पेमेंट की जाएगी। ड्रॉअर और पेई सेम पर्सन हो सकते हैं। जैसे मान लो ड्रॉअर ने बिल लिखा, ड्रॉई ने एक्सेप्टेंस की और वापस ड्रॉअर के पास भेज दिया। अब ड्यू डेट आने तक ड्रॉअर ने ही बिल को अपने पास होल्ड करके रखा, तो ड्रॉअर और पेई सेम पर्सन हो जाएंगे। लेकिन ड्रॉअर का भी भैया आगे कोई क्रेडिटर है, उसने वो बिल क्या किया? उस क्रेडिटर को दे दिया, तो पेई कौन हो जाएगा? वो पर्सन हो जाएगा। ठीक है जी, वो क्रेडिटर हो जाएगा। ही इज द पर्सन टू होम द अमाउंट ऑफ BR इज पेएबल। ही मे बी द ड्रॉअर हिमसेल्फ, खुद हो सकता है, और द क्रेडिटर ऑफ द ड्रॉअर, ड्रॉअर का भी क्रेडिटर हो सकता है। एंडोर्सी। एंडोर्सी कौन? जो क्रेडिटर था ना, अभी मैंने बताया कि ड्रॉअर का जो क्रेडिटर होता है वो कौन होता है? वो एंडोर्सी होता है। ही इज द पर्सन इन हुज फेवर द बिल इज एंडोर्स्ड बाय द ड्रॉअर। ही इज यूजुअली द क्रेडिटर ऑफ द ड्रॉअर। अगला पॉइंट है जी, ड्रॉअर इन केस ऑफ नीड समटाइम द नेम ऑफ अनदर पर्सन इज मेंशन एज द पर्सन who will accept the bill। अगर ओरिजिनल ड्रॉई एक्सेप्ट नहीं करता तो किसी और पर्सन का नाम बिल में लिख देते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रोमिसरी नोट। तो अभी तक हमने पढ़ा बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में, और अब हम पढ़ेंगे प्रोमिसरी नोट के बारे में। तो प्रोमिसरी नोट क्या होता है? प्रोमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे हमने पढ़ा कि आपका जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, वैसे ही आपका जो प्रोमिसरी नोट होता है ये भी क्या होता है जी? आपका एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है।
और ये जो प्रोमिसरी नोट है ये राइटिंग में होना चाहिए। कहने का मतलब ये ओरल नहीं होना चाहिए। हम बैंक नोट या करेंसी नोट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रोमिसरी नोट की बात कर रहे हैं। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, इसमें किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब पैसा चुकाने की कोई शर्त या कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। साइन बाय द मेकर, और इसमें साइन कौन करता है? इसमें साइन करता है जी मेकर साइन करता है, जो ड्रॉअर होता है वो साइन करता है। कहने का मतलब जो प्रोमिसरी नोट में जो डेटर्स पार्टी है वो इस पे साइन करती है। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, और जो पैसा चुकाना है वो भी एक निश्चित अमाउंट होना चाहिए, वो एक सर्टेन अमाउंट होना चाहिए। अब बात आती है किसको पैसा चुकाना है, तो पैसा क्रेडिटर को चुकाना है। कहने का मतलब ड्रॉई को चुकाना है, या ड्रॉई अगर किसी और को इंस्ट्रक्शन कर देता है, किसी और पर्सन को ऑथराइज कर देता है, तो उसको पैसा चुकाना है। ठीक है जी। या फिर बियरर जो होगा, जिसके पास प्रोमिसरी नोट होगा, उसको पैसा चुकाना है। तो टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू or टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन or टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और ये डेफिनेशन दे रखी है आपकी सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। ठीक है जी। आगे देखेंगे फीचर्स क्या क्या होते हैं प्रोमिसरी नोट के। तो जो अभी डेफिनेशन पढ़ी ना हमने, उसी में से हम फीचर्स फाइंड करेंगे। तो देयर मस्ट बी अनकंडीशनल प्रॉमिस, किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए पैसा चुकाने के लिए। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, और जिस डेट पे पैसा देना है वो भी क्या होनी चाहिए? वो भी सर्टेन होनी चाहिए। इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर। अब मेकर कौन होता है? जो ड्रॉअर होता है। कहने का मतलब जो डेटर्स होता है वही पर्सन क्या करता है? साइन करता है। द नेम ऑफ द पेई मस्ट बी मेंशन ऑन इट, तो ड्रॉई का नाम इसमें मेंशन होगा, या ड्रॉई किसी और पर्सन को ऑथराइज करेगा तो पेमेंट उसको की जानी है, और इसके ऊपर प्रॉपरली स्टैम्प लगी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ प्रोमिसरी नोट। पार्टीज कौन कौन सी होती है? तो मैंने अभी अभी आपको बताया, एक तो पार्टी होती है डेटर होती है, कहने का मतलब जो मेकर होता है प्रोमिसरी नोट का, और दूसरी पार्टी होती है क्रेडिटर होती है। ठीक है जी। द मेकर इज द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस टू पे द अमाउंट ऑन ए सर्टेन डेट। मेकर ऑफ बिल मस्ट साइन द प्रोमिसरी नोट, अभी अभी पढ़ा हमने, बिफोर गिविंग इट टू द पे। और पेई कौन होता है? क्रेडिटर्स होते हैं। द पे इज द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू गेट पेमेंट फ्रॉम द मेकर ऑफ द प्रोमिसरी नोट। पे इज द पर्सन हु हैज ग्रांटेड द क्रेडिट, दैट इज क्रेडिटर हो सकता है या सेलर हो सकता है, जिसने क्रेडिट पे सेल किया था। आगे देखेंगे जी फॉर्मेट क्या होता है इसका, स्पेसिमेन कॉपी कैसी होती है। तो यहां पे अमाउंट लिखा होता है, यहां पे जो आपका जो मेकर होता है उसके बारे में लिखा होता है, वो कहां का रहने वाला है और किस डेट पे प्रोमिसरी नोट उसने लिखा। यहां अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ प्रोमिसरी नोट स्टैंप लगी होती है, और इस टाइप से स्टेटमेंट लिखा होता है 2 months आफ्टर डेट वी प्रॉमिस टू पे मेसर्स राम एंड कंपनी। ये कौन है जी? ये क्रेडिटर है, ये पेई है। और ऑर्डर ऑफ सम ऑफ ₹50,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड, और वैल्यू रिसीव्ड का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं, कंसिडरेशन। ठीक है जी। यहां पे सिग्नेचर होते हैं मेकर के। टू किसको भेजा हमने? क्रेडिटर का नाम, उसका एड्रेस, और ये मेकर कौन है? मेकर है जी सोहनलाल एंड सन्स, ये उसका एड्रेस। तो आगे मैंने स्पेसिफाई भी कर दिया मेकर कौन था और पेई कौन था। इन द अबव एग्जांपल मेसर सोहनलाल एंड सन्स इज द मेकर और प्रोमिसर, एंड मेसर्स राम एंड कंपनी इज द पेई। ठीक है जी। आगे देखेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट, इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले अगर ड्रॉअर की बात करें तो ड्रॉअर कौन होता है जी? ड्रॉअर इज द क्रेडिटर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर कौन होता है? क्रेडिटर होता है। जबकि अभी अभी पढ़ा प्रोमिसरी नोट, ड्रॉअर कौन होता है? जो मेकर होता है, जो एक्सेप्टर होता है। ड्रॉअर कौन होता है? डेटर होता है। नंबर ऑफ पार्टीज,
इसमें तीन पार्टीज होती है, एक होता है ड्रॉर, एक होता है ड्रॉई, एक होता है पेई। लेकिन बहुत सारे केसेस में ड्रॉर और पेई सेम पर्सन होते हैं। इसमें दो ही पार्टी होती है, मेकर एंड पेई। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, पेमेंट करने का ऑर्डर दिया जाता है, इट कंटेन इन ऑर्डर टू मेक द पेमेंट। और इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉमिस किया जाता है, इट कंटेन ए प्रॉमिस टू मेक द पेमेंट। एक्सेप्टेंस, इट इज वैलिड, ये तभी वैलिड होगा जब इसमें एक्सेप्टेंस दी जाएगी ड्रॉई के द्वारा। इसमें तो ऑलरेडी उसने प्रॉमिस कर दिया, इसमें एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें जो डेटर है, जो ड्रॉर है, उसने ऑलरेडी एक्सेप्टेंस दे रखी है, तो डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सेप्टेंस। ठीक है जी। उसके बाद आगे बात करेंगे पेई कौन होता है। इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉर कैन बी द पेई ऑफ द बिल। ड्रॉर कौन हो सकता है, पेई भी हो सकता है, लेकिन इसमें ड्रॉर पेई नहीं हो सकता। ड्रॉर तो वो पर्सन है जो डेटर है, और पेई वो पर्सन है जो क्रेडिटर है। ड्रॉर और मेकर कैन नॉट द पेई ऑफ द प्रोमिसरी नोट। आगे बात करेंगे नोटिंग के केस में। इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल, अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको नोटेरी पब्लिक से क्या होता है, नोटिंग करानी पड़ती है। नोटिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट। नोटिंग इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ प्रोमिसरी नोट। आगे बात करेंगे जी लाइबिलिटी की। तो ड्रॉर की जो लाइबिलिटी होती है, अगर बिल वगैरह डिसऑनर हो जाता है तो लाइबिलिटी किसकी होती है, ड्रॉर की लाइबिलिटी होती है। द लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉर अराइज ओनली इफ द ड्रॉई फेल्स टू मेक द पेमेंट। और इसमें प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी होती है, प्रोमिसरी नोट में प्राइमरी लाइबिलिटी होती है मेकर की होती है, ड्रॉर की लाइबिलिटी होती है। उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको पढ़े बिना ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो देखते हैं सबसे पहले टर्म ऑफ बिल, मतलब टेन्योर ऑफ बिल, कितने महीने के लिए बिल लिखा गया। द पीरियड इंटरवेनिंग बिटवीन द डेट ऑन विच ए बिल इज ड्रॉन, जिस दिन बिल लिखा गया उस दिन से लेकर जिस दिन बिल की मैच्योरिटी डेट होगी, उसके बीच का जो पीरियड होगा उसको बोलते हैं टर्म ऑफ बिल। तो कहता है द डेट ऑन विच ए बिल इज ड्रॉन एंड द डेट ऑन विच इट बिकम्स ड्यू फॉर पेमेंट, तो इसको बोलते हैं टर्म ऑफ बिल, बोलते हैं टेन्योर ऑफ बिल बोलते हैं। अब बात आती है जी ड्यू डेट क्या होता है। तो ड्यू डेट इज द डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ द बिल इज ड्यू, जिस दिन आपको बिल की पेमेंट करनी है, जिस दिन ये जो बिल है ये पेमेंट के लिए ड्यू हो चुका है, उसको बोलते हैं जी ड्यू डेट बोलते हैं। अब ड्यू डेट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो कुछ बिल होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वहां पे ड्यू डेट का मीनिंग भी चेंज हो जाता है। देखेंगे इन केस ऑफ बिल एट साइट, अगर बिल एट साइट है या बिल्स पेबल ऑन डिमांड है, कहने का मतलब जैसे ही डिमांड की जाएगी वैसे ही उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। या बिल एट साइट का मतलब जैसे ही बिल दिखाया जाएगा, बिल को प्रेजेंट किया जाएगा, वैसे ही उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहां पे ड्यू डेट कैसे निकालेंगे, तो ड्यू डेट इज द डेट ऑन विच अ बिल इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जैसे ही बिल को प्रेजेंट किया गया वैसे ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। किस केस में, अगर बिल एट साइट है या बिल पेबल ऑन डिमांड है। मींस द इंस्ट्रूमेंट इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन। अ चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, इंपॉर्टेंट है जी, चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। A bills of exchange or promissory note is payable on demand when no time for payment is specified। अगर कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं कर रखा तो जैसे ही डिमांड की जाएगी वैसे ही उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। और इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन डिमांड, या फिर उसमें साफ साफ लिख दिया गया कि ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये पेबल ऑन डिमांड है, तो डिमांड करने पे उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। आगे देखेंगे जी इन केस ऑफ बिल आफ्टर डेट, बिल अगर आफ्टर डेट है तो उस केस में ड्यू डेट कैसे निकालेंगे, जिस दिन बिल लिखा गया प्लस करेंगे उसमें जो टर्म ऑफ बिल है, जितने महीने के लिए बिल लिखा गया, और प्लस करेंगे इसमें 3 डेज ग्रेस पीरियड के। जैसे दे रखा है एक्स ड्रॉ अ बिल ऑन वाई फॉर रुपीज 30,000 ऑन 1/1/2011 को एक बिल लिखा, और एक्स ने वो बिल एक्सेप्ट किया 4/1/2011 को, और 3 महीने का बिल का टाइम था, और बिल क्या था जी, आफ्टर डेट था।
कहने वाले बिल लिखने की डेट से काउंट करना है। तो 1/1/2011 में आपने प्लस किए 3 मंथ्स, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका 1 अप्रैल 2011 आ गया। क्यों? आफ्टर डेट बिल है तो फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ बिल वहां से काउंट करना है। प्लस इसमें कर दिया जी मैंने 3 डेज ग्रेस पीरियड के। तो जो ड्यू डेट आ गई वो आ गई 4 अप्रैल 2011 आ गई, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ बिल है वो है बिल आफ्टर साइट। आफ्टर साइट का मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। आपको टर्म ऑफ बिल, आपको टेन्योर ऑफ बिल काउंट करना है। तो ड्यू डेट कैसे निकालेंगे? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस प्लस जो भी बिल का टेन्योर है, प्लस करेंगे इसमें 3 डेज ग्रेस पीरियड के। तो क्वेश्चन में दे रखा है एक्स ने एक बिल लिखा 20,000 रुपए का 1/1/2011 को फॉर 3 मंथ्स आफ्टर साइट। तो कब से काउंट करना है? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस काउंट करना है। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 6/1/2011, तो यहां से मैं 3 मंथ्स काउंट करूंगा। तो ये आ गया जी आपको 3 मंथ्स प्लस करने के बाद 6 अप्रैल 2011 आ गया। इसमें मैंने 3 दिन ग्रेस पीरियड के प्लस कर दिए क्योंकि वो तो देने ही देने हैं ग्रेस पीरियड। तो ये आ गया जी आपका 9 अप्रैल 2011 की डेट आ गई। ये क्या आ गई आपकी? ये आपकी ड्यू डेट आ गई, ठीक है जी। उसके बाद डेज ऑफ ग्रेस मैं आपको बता चुका हूं। ड्रॉई इज अलाउड 3 एक्स्ट्रा डेज आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ बिल फॉर मेकिंग पेमेंट। जिस दिन ड्यू डेट होगी उसमें 3 दिन ग्रेस पीरियड का प्लस कर देना है। सच 3 डेज आर नोन एज डेज ऑफ ग्रेस। इट इज अ कस्टम टू ऐड द डेज ऑफ ग्रेस। क्यों ऐड करते हैं? ये कस्टम चला हुआ है, ये हमेशा से परंपरा चली हुई आ रही है। उसके बाद आगे चलेंगे जी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अपने स्क्रीन पे, तो पढ़ेंगे जी डेट ऑफ मेच्योरिटी। द डेट ऑफ मेच्योरिटी का मतलब जिस दिन आपको पेमेंट करना है 3 दिन ग्रेस पीरियड जोड़ने के बाद जो डेट आएगी उसको बोलते हैं जी मेच्योरिटी डेट। द डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग 3 डेज ऑफ ग्रेस टू द ड्यू डेट। तो ड्यू डेट का मतलब अगर निकालना हो अपने को तो ड्यू डेट मीन्स होता है जी डेट ऑफ ड्रॉइंग प्लस जितना टर्म ऑफ बिल है, या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस प्लस जितना टर्म ऑफ बिल है। वो जब मैंने ऊपर जो 3 दिन प्लस किया वो मैंने सॉल्यूशन समझाने के लिए आपको प्लस किया था, ठीक है जी। तो मैच्योरिटी डेट कब आएगी? 3 दिन ग्रेस पीरियड जोड़ने के बाद में तो मैच्योरिटी डेट आती है। और जो बिल जिस दिन लिखा गया या जिस दिन एक्सेप्टेंस दी गई उसमें टर्म ऑफ बिल जोड़ने के बाद में ड्यू डेट आती है। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है 1/1/2011 को एक्स ने एक बिल लिखा वाई के ऊपर फॉर 20,000 रुपीज फॉर 3 मंथ्स, ठीक है जी। तो आपसे पूछा क्या मैच्योरिटी डेट बताओ, तो 1/1/2011 में प्लस किया जी 3 मंथ्स। तो ये आ गया आपका 1 अप्रैल 2011 आ गया, प्लस केस में 3 डेज, तो ये आ गया जी 4 अप्रैल 2011। ये इसका आंसर हो गया। आगे देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स जो रिलेटेड आपका ड्यू डेट से, मैच्योरिटी डेट से रिलेटेड है। तो डेज ऑफ ग्रेस आर अलाउड ऑन बिल्स पेबल ऑन मैच्योरिटी ऑफ ए फिक्स पीरियड। इन केस ऑफ बिल्स पेबल ऑन डिमांड, कहने का मतलब जो फिक्स पीरियड के लिए जो बिल्स लिखे गए हैं वहां पे आपको डेज ऑफ ग्रेस अलाउ होता है, लेकिन जो बिल्स पेबल ऑन डिमांड है वहां पे डेज ऑफ ग्रेस आपको अलाउड नहीं होते। इफ पीरियड ऑफ बिल मैच्योर ऑन ए डेट विच इज नॉट देयर इन द मंथ इन क्वेश्चन। जैसे मान लो 31 जनवरी को एक बिल लिखा गया फॉर 1 मंथ के लिए, तो कब आएगा? बच्चा क्या कहेगा सर 31 फरवरी, तो 31 फरवरी तो होती ही नहीं है। तो अगर ऑर्डिनरी ईयर है, कहने का मतलब लीप ईयर नहीं है, तो कब हो जाएगा जी? 1 महीना 28 फरवरी को हो जाएगा। देन द ड्यू डेट इज टेकन एज द लास्ट डेट ऑफ द मंथ।
ठीक है जी। तो अगले महीने की लास्ट डेट क्या है? 28 फरवरी है। लीप ईयर होता तो 29 फेब ले लेता। अब बिल इज ड्रॉन ऑन 29 जनवरी 2011 और 2011 आपका लीप ईयर नहीं होता फॉर 1 मंथ। तो 29 जन से मैं आ जाऊंगा 28 फरवरी पे। आफ्टर डेट मतलब लिखने की डेट से काउंट करना है। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 2 फरवरी, तो 29 जन से एक महीना 29 फरवरी वो है ही नहीं 2011 में, तो 28 फरवरी। 28 फरवरी से मैं लूंगा 3 दिन ग्रेस पीरियड के, तो ये आ जाएगा जी 3 मार्च आंसर आ जाएगा। आगे देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ अ बिल इज ड्रॉन ऑन 31 जनवरी एंड द पीरियड ऑफ द बिल इज 3 मंथ्स, द पीरियड विल बिकम्स ड्यू ऑन 30 अप्रैल। ठीक है जी, 31 जनवरी से पूरा फरवरी, मार्च और अप्रैल, अप्रैल में 31 होती ही नहीं है, तो लास्ट डे ऑफ मंथ क्या है अप्रैल का? 30 अप्रैल है, तो उसमें 3 दिन ग्रेस पीरियड के जोड़ देंगे, तो डेट आ जाएगी, ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट आ जाएगी जी 3 मई 2013 आ जाएगी। इन केस द एक्सपायरी डेट ऑफ अ बिल फॉल्स ऑन अ हॉलीडे, अगर एक हॉलीडे के दिन ड्यू डेट आ गई, मैच्योरिटी डेट आ गई, तो बिल बिकम्स पेबल ऑन द प्रीसीडिंग डे, तो पिछले दिन क्या करना पड़ेगा? उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। बट व्हेन द मैच्योरिटी डेट इज ए बैंक हॉलीडे और अ संडे एंड द जो सेकेंड डे ऑफ ग्रेस है वो भी अगर हॉलीडे हो गया, तो नेक्स्ट डे आपको पेमेंट करनी है, तो बिल इज पेबल ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे। आगे देखेंगे जी, द टेन्योर ऑफ बिल कैन बी एक्सप्लेन इन मंथ्स और इन डेज, तो मंथ्स में भी हो सकता है और डेज में भी हो सकता है। तो द ड्यू डेट ऑफ बिल शुड बी कंप्यूटेड कंसिडरिंग दिस फैक्ट इन माइंड, तो कैसे करना है, कुछ एग्जांपल से समझेंगे इस पॉइंट को। कहते हैं इफ एस ड्रॉ अ बिल, अगर एस ने एक बिल लिखा ए के ऊपर, कब लिखा? 31/1/2013 को लिखा, फॉर 1 मंथ, तो ये पॉइंट तो मैं अभी आपको समझा चुका हूं। ठीक है जी, तो एक्सपायरी डेट कब होगी? 28 फरवरी को हो जाएगी, उसमें 3 दिन ग्रेस पीरियड के जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा जी आपका 3 मार्च आ जाएगा। तो मैंने लिखा डेट ऑफ ड्रॉइंग प्लस 1 मंथ 28 फरवरी प्लस डेज ऑफ ग्रेस कितना 3, तो ये आ गया जी 3 मार्च 2013 को मैच्योरिटी डेट आ गई। उसके बाद दूसरे एग्जांपल को समझते हैं। इफ टेन्योर ऑफ बिल इज 30 डेज, अगर 30 दिन का टेन्योर होता, तो 31 जनवरी से 30 दिन काउंट करो, ये आ गया जी 2 मार्च। ठीक है जी, प्लस 3 दिन ग्रेस पीरियड के जोड़ दिए, तो ये आ गया आपका 5 मार्च आ गया। ठीक है, उसके बाद एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इस पे। फाइंड आउट द ड्यू डेट ऑफ द बिल इन द फॉलोइंग केसेस। 29 मई 2017 को एक बिल लिखा गया 4 महीने के लिए, तो मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त और अगस्त से सितंबर। ठीक है जी, 29 सितंबर आ गई, इसमें 4 महीने प्लस करने के बाद में, प्लस किए इसमें 3 दिन ग्रेस पीरियड के, तो 2 अक्टूबर आ गया। 2 अक्टूबर क्या है जी? पब्लिक हॉलीडे है, गांधी जयंती होती है उस दिन, तो उससे पहले दिन पेमेंट करनी है, 1 अक्टूबर को आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो अक्टूबर 1 को इसकी पेमेंट करनी है। उसके बाद देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। इकतीस मार्च 2017 को बिल लिखा गया 1 महीने के लिए, तो 1 महीने बाद क्या आएगा जी? 30 अप्रैल आ जाएगा, तो प्लस क्या 1 मंथ, तो यहां पे सारे के सारे जो मिसलेनियस मैक्सिमम जो एग्जांपल बन सकते थे वो सारे कवर हो जाएंगे, तो आ जाएगा जी 30 अप्रैल आ जाएगा, और 3 दिन ग्रेस पीरियड के जोड़ दिए, तो क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा अप्रैल के बाद 1 2 3, 3 मई आ जाएगा इसमें, तो 3 मई 2017 आ गया। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपको दे रखा है थर्ड क्वेश्चन। 21 जुलाई 2017 को एक बिल लिखा गया 60 दिन के लिए,
तो 21 जुलाई में जब मैंने 60 दिन प्लस किए तो जुलाई का महीना जो होता है वो 31 दिन का होता है। तो 30 दिन प्लस किए तो ये आ गया जी आपका 20, क्या प्लस किया इसमें 30 दिन प्लस किए तो 21 जुलाई से 30 दिन प्लस किए तो 20 अगस्त आ गया। 20 अगस्त, अगस्त का महीना भी 31 का होता है। तो 20 अगस्त में जब हमने फिर 30 दिन प्लस किए तो ये आ गया जी आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका 19 सितंबर आ गया। तो प्लस 60 डेज जब मैंने किया तो ये 19 सितंबर आ गया। प्लस किया इसमें 3 डेज तो ये आ गया जी 22 सितंबर आ गया। और दे रखा है इमरजेंसी हॉलीडे 22 सितंबर को, तो नेक्स्ट डे पेमेंट कर देंगे। कब कर देंगे? 23 सितंबर को पेमेंट कर देंगे। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दे रखा है। 14 मई 2017 को एक बिल लिखा गया 90 डेज के लिए, तो देख लेते हैं इसको। 14 मई से स्टार्ट हुआ, 90 डेज प्लस करने, तो मैंने जब 30 दिन प्लस किए तो ये आ गया जी, क्योंकि मई का महीना होता है आपका 31 का होता है, तो ये 13 जून आ गया। फिर 30 दिन प्लस किए तो ये 13 जुलाई आ गया। क्यों? जून का महीना 30 का होता है, प्लस 30 दिन किए तो ये 12 अगस्त आ गया, क्योंकि जुलाई का महीना आपका 31 दिन का होता है। 12 अगस्त में अगर 3 दिन ग्रेस पीरियड देते हैं तो ये 15 अगस्त आ गया। तो पब्लिक हॉलीडे तो पहले दिन पेमेंट कर देंगे, कब? 14 अगस्त को पेमेंट कर देंगे। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 28 जनवरी को एक बिल लिखा गया एक महीने के लिए 2016 में। तो 28 जनवरी में जब एक महीना प्लस किया तो ये आ गया जी 28 फरवरी आ गया। 2016 आपका लीप ईयर है, तो इसमें 29 फेब भी आएगा। तो 3 दिन जब ग्रेस पीरियड जोड़ोगे तो प्लस करोगे 3 डेज, तो 29 1 और 2, तो 2 मार्च इसकी ड्यू डेट आ जाएगी। ठीक है जी, तो ड्यू डेट देख लेंगे इसकी डेट आ जाएगी आपकी मार्च 2 2016। उसके बाद ड्यू डेट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 31 जनवरी को एक महीना 2016 है, तो 31 जनवरी में एक महीना कब एक्सपायर हो रहा है? महीना फरवरी का 29 को एक्सपायर हो रहा है, प्लस 3 दिन ग्रेस पीरियड का, तो 3 मार्च इसकी ड्यू डेट आ जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन कराए, बड़े ही कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है जी, तो 2 अक्टूबर और 15 अगस्त को पब्लिक हॉलीडे था, तो प्रीसीडिंग डे को पेमेंट किया, और 22 सितंबर को इमरजेंसी हॉलीडे था, तो सक्सीडिंग डेट को पेमेंट किया। आगे देखेंगे अपने स्क्रीन पे पॉइंट नंबर 5, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ रहे हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो जब तक बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एक्सेप्टेंस नहीं होगी तब तक उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। When the drawee put his signature across the face of bills of exchange with or without the word accepted, it is called acceptance. A bill accept in certain special cases required acceptance. तो bill of exchange की acceptance होनी चाहिए, otherwise the liability of drawee cannot be established thereon. अब बात आती है सर एक्सेप्टेंस कितनी टाइप की होती है? तो एक होती है जी आपकी जर्नल एक्सेप्टेंस होती है, जिसमें किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं लगाई जाती। When the drawee accept liability to pay the amount mentioned in the bill in full, तो बिल में जितना भी अमाउंट मेंशन है उसको अगर फुल एक्सेप्ट कर लिया है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन और कंडीशन या लिमिटेशन, तो इट इज कॉल्ड जर्नल एक्सेप्टेंस। और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या होता है? व्हेन द ड्रॉई एक्सेप्ट सब्जेक्ट टू सम क्वालिफिकेशन, अगर कुछ कंडीशंस लगा देता है रिगार्डिंग द अमाउंट, रिगार्डिंग द टेन्योर, रिगार्डिंग द डोमिसाइल एक्सेट्रा, तो इसको बोलते हैं जी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोलते हैं। नेक्स्ट जो टर्म दे रखी है बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म है,
और इस पे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपसे। टर्म है जी डिस्काउंटिंग ऑफ ए बिल। क्या मतलब होता है, जैसे मान लो ए एक ड्रॉर है, इसने बिल लिखा किसके ऊपर, अपने ड्रॉई के ऊपर, दैट इज उसका नाम है बी। ये कौन है, ड्रॉई है। बिल था मान लेते हैं 50,000 रुपए का था और 2 मंथ्स की इसका टेन्योर था। बी ने बिल एक्सेप्ट किया और वापस किसको दे दिया, ड्रॉर को दे दिया। अब ड्रॉर को क्या था जी, पेमेंट की थोड़ी जल्दी थी, तो ड्रॉर ने क्या किया, बैंक के पास गया, या मार्केट में जो डिस्काउंटिंग हाउस बने हुए जो बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कर देते हैं, मतलब ड्यू डेट से पहले उसकी पेमेंट कर देते हैं, या डिस्काउंटिंग हाउस के पास गया और उनसे कहा कि मुझे अभी पेमेंट चाहिए, 2 महीने पहले पेमेंट चाहिए, जो भी आपका परसेंटेज चल रहा है इंटरेस्ट का तो वो काट लीजिए, उस इंटरेस्ट को बोलेंगे डिस्काउंट, और बाकी अभी मुझे इमीडिएटली पेमेंट कर दीजिए। जब ड्यू डेट आएगी तो ड्रॉई क्या करेगा, ए को पेमेंट ना करके किसको पेमेंट कर देगा, बैंक को पेमेंट कर देगा। ठीक है जी, तो पढ़ते हैं इसको, जो मैंने प्रोसेस समझाया वही लिखा हुआ है। इफ द होल्डर ऑफ बिल wants to get the money of bill before the due date, अगर ड्यू डेट से पहले अगर पैसा चाहिए, he can do so by selling the bill, तो बिल को क्या करेगा, बेच देगा किसको, to a bank और discounting house who in consideration, consideration का मतलब अपना चार्जेस जो है वो काट लेंगे, of a charge called discounting charge and provide him with ready cash, और उसी वक्त उसको कैश प्रोवाइड कर देंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्काउंटिंग द बिल। डिस्काउंट चार्जेस बाय द बैंक इज द इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट, रेट गिवन होगा, कितना परसेंट लेंगे पर एनम है, 2 महीने पहले आपको पेमेंट चाहिए तो आपका इतना डिस्काउंट बनता है, ऑन द अमाउंट ऑफ बिल फॉर इट्स अनएक्सपायर्ड पीरियड, तो 2 महीने का बिल था, 2 महीने का डिस्काउंट काट लेंगे। अब मान लो ड्रॉर को 1 महीने बाद उसने बैंक से डिस्काउंट कराया तो बैंक 1 महीने का डिस्काउंट काट लेगा, क्यों, क्योंकि 1 महीना तो एक्सपायर हो चुका है और अभी अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना है, 1 मंथ है, दैट इज द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग अप टू द डेट ऑफ मेच्योरिटी। दिस डिस्काउंट हैज नो कनेक्शन, इस ये जो डिस्काउंट है, मैं कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा हूं, ये डिस्काउंट अलग टर्म है। ठीक है जी, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज की टर्म है। जैसे एग्जांपल देखेंगे अपनी स्क्रीन पे, क्वेश्चन में दे रखा है ए ड्रॉर हैज ए बिल ऑफ 10,000, ही डिस्काउंटेड दिस बिल विद हिज बैंक 2 मंथ्स बिफोर इट्स ड्यू डेट, 2 महीने पहले डिस्काउंट करा लिया और डिस्काउंट का रेट है 15%, तो 10,000 का बिल था, 15% पर एनम डिस्काउंट है, तो 2 महीने का बैंक कितना डिस्काउंट काट लेगा ये देख लेंगे, तो ये आ जाएगा जी आपका 250 रुपए डिस्काउंट का अमाउंट आ गया। ठीक है जी, तो कहने का मतलब 250 रुपए उसको लॉस हो जाएगा, उसके लिए एक्सपेंसेस है, किसके लिए, ड्रॉर के लिए, और 9750 वो कैश रिसीव करेगा। देखेंगे एक क्वेश्चन और करते हैं। मिस्टर ए ड्रॉ अ बिल ऑन मिस्टर वाई फॉर ₹30,000, कब, 1/1/2011 को, फॉर 3 मंथ्स, 1/1/2011 को लिखा गया, ऑन 4/2/2011, कहने का मतलब 1 महीने बाद में, 3 दिन तो ग्रेस पीरियड है, तो 1 महीने बाद में उसने डिस्काउंट करा लिया, तो कितने महीने पहले करा लिया, 2 महीने पहले करा लिया, 3 महीने का बिल था, 1 महीने बाद में डिस्काउंट कराया तो 2 महीने पहले डिस्काउंट करा लिया, तो बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जो डिस्काउंट डिडक्ट करेगा वो 2 महीने का करेगा, तो 30,000 का 12% पर एनम 2 मंथ्स के लिए, तो ये आ गया जी आपका 600 रुपीज डिस्काउंट चार्जेस आ जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं आगे, एक एग्जाम्पल और करते हैं। ऑन 15 फरवरी 2017 एक्स ने वाई को 6,000 रुपए के गुड्स सोल्ड किए और ऑन द सेम डेट वाई ने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया, 3 महीने का ड्यूरेशन था 6,000 रुपए के बिल का, और उसने इमीडिएटली बैंक से डिस्काउंट करा लिया,
तो 6,000 रुपए का 15%, 3/12, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका 2250। ये आपका डिस्काउंट चार्जेस आ गया, 6,000 का है ना, 225 आएगा, ठीक है जी। 225 क्या आ गया, डिस्काउंट चार्जेस आ गया। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट टर्म है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। जो हम पढ़ रहे थे कि ड्रॉर ऑर्डर करेगा कि आप किसी और अथोराइज पर्सन को पेमेंट कर देना। जैसे ड्रॉर ने क्या किया, ड्रॉई के ऊपर बिल लिखा, ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया, वापस ड्रॉर को दे दिया। अब ड्रॉर क्या कर सकता है, उस बिल को आगे अपने किसी क्रेडिटर को भी तो दे सकता है। तो जब क्रेडिटर को बिल देगा तो उसको बोलते हैं जी एंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो जो देने वाला है, जो ड्रॉर है, वो हो जाएगा एंडोर्सर, और जिसको बिल दिया गया, जो ड्रॉर का भी क्रेडिटर है, उसको बोलते हैं एंडोर्सी बोलते हैं, ठीक है जी। तो एंडोर्समेंट ऑफ बिल मीन्स द प्रोसेस बाय विच ड्रॉर और होल्डर ऑफ बिल ट्रांसफर द टाइटल ऑफ बिल इन फेवर ऑफ हिज और हर क्रेडिटर। तो जो पर्सन ट्रांसफर कर रहा है टाइटल, उसको बोलते हैं जी एंडोर्सर, और जिसके फेवर में ट्रांसफर किया गया टाइटल, उसको बोलते हैं एंडोर्सी। इस पे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। नेक्स्ट है जी बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो हमने 4 टर्म्स पढ़ ली। पहली टर्म थी बिल को ड्रॉर ने ही ड्यू डेट तक होल्ड करके रखा, ठीक है जी। तो ड्यू डेट पे क्या करेंगे, वो बिल ड्रॉई को दे देंगे और पैसा ले लेंगे और बीआर वापस कर देंगे। दूसरा था हमें पैसों की जल्दी थी, तो हम बैंक के पास गए, हमने कहा हमें आज ही पैसा चाहिए, तो बैंक ने कुछ डिस्काउंट चार्जेस काटा और हमें पैसा दे दिया। तीसरा था क्रेडिटर ने हमसे पैसे मांगे, हमने कहा भैया पैसे नहीं है, हमारे डेटर से हमें बीआर मिला, आप ये ले लो, एंडोर्स कर दिया उसको, ठीक है जी। वो था एंडोर्समेंट ऑफ बिल। फोर्थ केस, डेटर ने हमें बीआर दिया, टाइम पीरियड था 3 महीने के बाद का, तो हमने क्या किया, वो बीआर बैंक को दे दिया। हमने कहा बैंक भैया जब ड्यू डेट आए तो आप इस बिल का अमाउंट डेटर से ले लेना और हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देना, ठीक है जी। और आपके जो भी 3 महीने के जो कलेक्शन चार्जेस होंगे, बिल को मेंटेन करने के, होल्ड करने के जो चार्जेस होंगे, वो हम आपको दे देंगे। तो क्या लिखा, इट इज अ प्रोसेस व्हेन द बिल इज सेंट टू बैंक विद इंस्ट्रक्शन टू कीप द बिल टिल द मैच्योरिटी डेट, और जब मैच्योरिटी डेट आ जाए तो कलेक्ट इट्स अमाउंट फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, और हमारे अकाउंट में क्या करना, जमा कर देना। उसके बाद बात करेंगे जी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती हैं। तो बीआर और बीपी अलग अलग चीजें नहीं है तो बिल ही। देने वाले के लिए, डेटर के लिए वो क्या है, वो बिल्स पेबल है, और क्रेडिटर के लिए वो क्या है जी, बीआर है, बिल रिसीवेबल है। तो बीआर क्या होता है, देखो एक बार टर्म्स फिर आगे समझते हैं। बिल को क्लासिफाइड किया, एक तो बीआर बना दिया, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में वर्ड यूज कर रहा हूं, इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया, एक बोल दिया बिल रिसीवेबल, एक बोल दिया बिल से पेबल। तो बीआर उस पर्सन के लिए फॉर द पर्सन हु ड्रॉ द बिल, जिसने बिल लिखा था, मैं सेलर हूं, मैं क्रेडिटर हूं, तो मैंने बिल लिखा डेटर के ऊपर, तो मेरे लिए बीआर है। फॉर द पर्सन हु ड्रॉ द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड इज एंटाइटल टू रिसीव इट्स पेमेंट इज नोन एज बीआर, ठीक है जी। जो ड्रॉर होता है ऑफ द बिल विल शो बीआर। बीआर क्या होता है जी, असेट होती है, तो बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखा देंगे। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं जब मैंने रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाए थे। बात करते हैं जी बिल्स पेबल क्या होता है। तो बिल्स पेबल जिसके ऊपर बिल लिखा गया, ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया, डेटर्स के लिए क्या होता है जी, बिल्स पेबल होता है। फॉर द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल एंड इज लाइबल टू मेक इट्स पेमेंट इज नोन एज बिल्स पेबल। द ड्रॉई ऑफ बिल विल शो बिल्स पेबल ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो ड्रॉई के लिए क्या हो गया, ये बिल्स पेबल हो गया। जितने भी बिल्स होते हैं वो बीआर होते हैं उस पर्सन के लिए हु रिसीव द बिल, और जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए क्या होते हैं जी, बिल्स पेबल होते हैं। तो द सेम बिल, जो एक ही बिल होता है वो एक पर्सन के लिए बीआर होता है और एक पर्सन के लिए बिल्स
पेबल होता है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है जी, होल्डर ऑफ बिल हाउएवर हैज द फॉलोइंग 4 ऑप्शन। तो अभी भी मैंने आपको बताया कि 4 ऑप्शन होते हैं। पहला केस था कि बिल को ड्यू डेट तक ड्रोर ने अपने पास ही रिटेन करके रखा, तो ही में रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी। दूसरा हमने पढ़ा, बिल को हमने क्या किया, पैसों की जल्दी थी तो बैंक से हमने क्या किया जी, डिस्काउंट करा लिया। तीसरा, हमने वो बीआर अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया। और फोर्थ केस बनता है जी, बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, कि बिल हमने बैंक को भेज दिया कलेक्शन के लिए। ठीक है जी। तो फर्स्ट केस में क्या एंट्री बनेगी, तो एंट्री आपके नोट्स में दे रखी है, मैं अलग से लिख के भी करा देता हूं। तो देखेंगे अपनी स्क्रीन पे केस 1, when bill is held till the date of maturity। कि ड्रोर ने क्या किया, ड्यू डेट तक, मेच्योरिटी की डेट तक बिल को अपने पास ही होल्ड करके रखा। तो ड्रोर की बुक्स में क्या एंट्री होगी, एंड ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री होगी। तो कहता है सबसे पहले जब हमने ड्रॉई के ऊपर बिल लिखा और ड्रॉई ने क्या किया, बिल को एक्सेप्ट कर लिया, तो व्हेन बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई। तो सबसे पहला केस, व्हेन बिल इज ड्रॉन, जब बिल लिखा गया, एंड एक्सेप्टेड, और ड्रॉई ने क्या किया, वो बिल एक्सेप्ट किया और वापस किसको दे दिया, ड्रोर को दे दिया। तो ड्रोर ने एंट्री की बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। और ड्रॉई की बुक्स में एंट्री भी इसके लिए क्या है जी, ड्रोर के लिए ये बीआर है और ड्रॉई के लिए सेम बिल क्या है, बिल्स पेबल है। तो ड्रॉई एंट्री करेगा ड्रोर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है जी। उसके बाद ड्यू डेट तक ड्रोर ने अपने पास ही होल्ड करके रखा, तो ड्यू डेट पे ड्रॉई क्या करेगा, पेमेंट करेगा और अपना बिल वापस ले लेगा। तो ऑन ड्यू डेट, ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी, तो इसका पैसा हम रिसीव कर लेंगे, तो एंट्री करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, और बीआर क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। और ड्रॉई एंट्री करेगा जी, कहेगा मेरा बिल्स पेबल मुझे वापस दे दो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और आप अपना पैसा ले लो टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है जी। तो ये 2 एंट्रीज होगी व्हेन बिल इज हेल्ड टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी। उसके बाद इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। तो पहले देख लेंगे नोट्स में जो एंट्री लिखी है, व्हेन बिल इज ड्रॉन, तो बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, और ये करेगा ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। और मेच्योरिटी की डेट के दिन क्या करना है, पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, बीआर वापस कर दिया। और ये एंट्री करेगा जी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये कहेगा बिल्स पेबल मेरा मुझे वापस दो और अपना पैसा ले लो।
तो इसका एक क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे साथ साथ जब क्वेश्चन करेंगे ना तो जल्दी समझ में आ जाती है चीजें। 1 जनवरी 2017 को अजय ने गुड्स सोल्ड किया टू भूषण फॉर ₹10,000। तो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, मैं यहां पे बुक्स बनाऊंगा जी। मैंने यहां पे बुक्स बनाई, बुक्स ऑफ अजय, एंड यहां पे बनाई जी बुक्स ऑफ भूषण। ठीक है जी, ये कौन है? अजय ने गुड्स सोल्ड किया। जो सेलर होता है, जो क्रेडिटर होता है, वो ड्रॉर होता है, और जो परचेजर है, जो डेटर है, वो कौन है? वो ड्रॉई होता है। तो क्वेश्चन में दे रखा है 1 जनवरी 2017 को अजय ने 10,000 रुपए के गुड्स सोल्ड किए भूषण को। तो डेट में लिखा जी 1/1/2017 को अजय ने सेल किए, तो अजय एंट्री करेगा भूषण अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, और भूषण एंट्री करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट, टू अजय अकाउंट। अमाउंट है 10,000। ठीक है जी, नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू भूषण, और ये जो भूषण है ये लिखेगा बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय। उसके बाद आगे लिखा हुआ क्वेश्चन पढ़ते हैं। अजय ने एक बिल लिखा फॉर 2 months फॉर द अमाउंट ड्यू विच भूषण ने एक्सेप्ट किया और वापस रिटर्न कर दिया अजय को। ठीक है, तो सेम डेट पे मैं करूंगा बीआर अकाउंट डेबिट, टू भूषण। 10,000 रुपए का एक बिल लिखा और भूषण ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, और ये एंट्री करेगा अजय अकाउंट डेबिट। अजय मतलब कौन है? ड्रॉर है। टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है जी, उसके बाद लिखा है भूषण ने ड्यू डेट पे बिल की पेमेंट कर दी, तो 2 महीने 1 जनवरी से 1 फरवरी और 1 मार्च, उसमें 3 दिन ग्रेस पीरियड के जोड़ दिए, तो ये आ गया जी आपका 4 मार्च की डेट आ गई ड्यू डेट। ये एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, टू बीआर अकाउंट, और बीआर क्या किया? भूषण को वापस कर दिया 10,000 रुपए। और भूषण एंट्री करेगा कि भैया मेरा बिल्स पेबल वापस आ गया, तो मैं बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट एंड टू क्या करना है? टू कैश या बैंक अकाउंट। अमाउंट लिख देंगे 10,000 रुपए। तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन की आपकी एंट्री कर दी जो आपकी स्क्रीन पे दे रखा था। ये था जी आपका प्रॉब्लम नंबर 1 था। ठीक है जी, उसके बाद दूसरा केस जो हमने थ्योरी में पढ़ा कि बिल को अगर हम बैंक से डिस्काउंट कराएंगे तो क्या एंट्री होगी। तो देखेंगे अपनी स्क्रीन पे, मैं करा रहा हूं जी आपको केस नंबर 2 कराऊंगा। तो केस 2, तो वैसे ही लिखूंगा ड्रॉर की बुक्स,
एंड ड्रॉई बुक्स। तो सबसे पहली एंट्री व्हेन बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, तो ये एंट्री तो सेम रहनी है। ठीक है जी। तो व्हेन बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, तो जब बिल लिखा गया और एक्सेप्ट किया ड्रॉई ने, तो इस केस में सेम एंट्री हो जाएगी जो मैंने ऊपर वाले केस में कर रखी है। तो ड्रॉर की बुक्स में एंट्री हो जाएगी बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, और ड्रॉई की बुक्स में एंट्री हो जाएगी ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। दूसरा पॉइंट, व्हेन डिस्काउंटेड, दूसरा पॉइंट है जब बिल को डिस्काउंट कराया तो पैसों की जल्दी किसको थी? ड्रॉर को थी। ड्रॉर ने बैंक के पास गया और कहा ये मेरा बिल है, आपको डिस्काउंट कर दो, जो आपकी चार्जेस है वो डिडक्ट कर लो। तो बैंक ने क्या किया? इसको पैसा दे दिया। तो एंट्री की इसने, ड्रॉर ने, बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। और बैंक ने कुछ डिस्काउंट भी काटा, तो एंट्री करेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। एंड टू बी आर हमने किसको दे दिया? बैंक को दे दिया। अब डिस्काउंट किसने कराया? ड्रॉर ने कराया, तो इससे ड्रॉई को कोई भी मतलब नहीं है, तो इसकी बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी। बिल को डिस्काउंट कराने की एंट्री नहीं होगी। ठीक है जी। उसके बाद जब ड्यू डेट आएगी, ठीक है जी, तो तीसरा पॉइंट कर रहा हूं, ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो ड्रॉर कोई भी एंट्री नहीं करेगा। क्यों? ड्रॉर के पास बीआर है ही नहीं। ड्रॉर ने वो बीआर बैंक को दे दिया और पैसा किससे ले लिया? बैंक से पैसा ले लिया। लेकिन ड्रॉई तो एंट्री करेगा, और ड्रॉई की बुक्स में वही सेम एंट्री हो जाएगी जो ऊपर हुई थी मैच्योरिटी डेट पे। तो ये एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। एंड टू बैंक अकाउंट, और ये पेमेंट करके अपना बिल वापस ले लेगा। कितना? 10,000 रुपए। ठीक है, तो एक बार नोट्स में देख लेते हैं एंट्रीज। तो दूसरे केस में जब बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया, तो जब बिल लिखा गया तो सेम एंट्री जो केस 1 में थी। जब बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। ठीक है जी। और ये कोई एंट्री नहीं करेगा। और जब ड्यू डेट आई, मैच्योरिटी डेट आई, तो इसके पास तो बी आर है ही नहीं ड्रॉर के पास, तो ये कोई भी एंट्री नहीं करेगा, और ड्रॉई वही सेम एंट्री करेगा जो ऊपर की थी। तो देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। तो मैंने यहां पे सॉल्यूशन कर रहा हूं जी प्रॉब्लम नंबर 2 का। क्वेश्चन में दे रखा है विशाल सोल्ड गुड्स फॉर ₹7,000 टू मंजू। तो मुझे बनानी है, एक तो विशाल की बुक्स बनानी है, और एक मुझे बनानी है जी मंजू की बुक्स बनानी है। तो विशाल की बुक्स में एंट्री करूंगा, क्या लिखा है? 5 जनवरी 2017 को विशाल ने 7,000 के गुड्स सेल किए मंजू को। ठीक है जी। तो 5 जनवरी 2017 को तो विशाल ने एंट्री की मंजू अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट। 7,000 के गुड्स सेल किए।
और मंजू की बुक्स में एंट्री भी परचेजेज अकाउंट डेबिट, टू विशाल अकाउंट 7,000 रुपीज। उसके बाद एंड ड्रो अपॉन, तो विशाल ने एक बिल ड्रॉ किया ऑन हर, मतलब मंजू के ऊपर, पेबल आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने की डेट थी। ठीक है जी, सेम डेट पे मैं क्या करूंगा, एक बिल लिख लूंगा। तो ये एंट्री करेगा बी आर अकाउंट डेबिट टू मंजू अकाउंट, ₹7,000। और मंजू की बुक्स में एंट्री हो जाएगी विशाल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट ₹7,000। उसके बाद मंजू एक्सेप्ट विशाल ड्राफ्ट एंड हैंडेड ओवर द सेम टू विशाल आफ्टर एक्सेप्टेंस। विशाल ने उसी वक्त बैंक से 12% पे, बैंक से ये बिल जो था ये डिस्काउंट करा लिया, मतलब पैसा ले लिया बैंक से, और जो बैंक का कमीशन बनता था वो दे दिया इमीडिएटली। तो सेम डेट पे बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग ऑफ बिल अकाउंट डेबिट, जिसको डिस्काउंट चार्जेस भी बोलते हैं, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर, और बी आर किसको दे दिया, बैंक को दे दिया। ठीक है जी, 7 डिस्काउंट चार्जेस की कैलकुलेशन कर लेता हूं। यहां पे 7,000 का बिल था, 12% का रेट है, और 2 मंथ्स पहले डिस्काउंट करा लिया, मतलब अनएक्सपायर्ड कितना, 2 मंथ्स। ठीक है जी, 12% का रेट है। तो ये जो डिस्काउंट चार्जेस बना, इसको देख लेते हैं कितना आया ये कैलकुलेट होके। तो ये आया जी 140 रुपीज। तो डिस्काउंट में मैंने लिखा 140, और यहां पे लिखा मैंने 8860, सॉरी 6860, ये अमाउंट आ गया आपका 6860। ठीक है, और टोटल बिल कितने का था, 7,000 रुपए का था। तो जब ड्रॉर बिल्स को बैंक से डिस्काउंट कराता है तो ड्रॉई की बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होती। उसके बाद कहते ड्यू डेट पे मंजू ने पेमेंट कर दी। ठीक है, तो ड्यू डेट आई जी आपकी 5 जनवरी से 5 फरवरी, 5 मार्च, और 3 दिन ग्रेस पीरियड के जोड़ दिया हमने, ये आ गया 8 मार्च 2017। तो ड्यू डेट पे ड्रॉर की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, क्यों, इसके पास बिल है ही नहीं। तो ड्रॉई क्या एंट्री करेगा, ड्रॉई वही एंट्री करेगा जो अब तक पहले केस में एंट्री हुई है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 7,000 रुपीज पे करेगा, अपना बिल वापस ले लेगा। उसके बाद नेक्स्ट केस करते हैं। केस नंबर 3, when bill is endorsed, जब बिल को एंडोर्स कर देते हैं। तो इस केस में एक तो मैं बनाऊंगा जी आपके सामने ड्रॉर की बुक्स बनाऊंगा,
एक मैं बनाऊंगा आपके सामने ड्रॉई की बुक्स, और एक थर्ड पार्टी की बनाऊंगा जी, जिसको जो है आपकी एंडोर्सी। तो इन तीनों की बुक्स में एंट्री करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहला केस, व्हेन बिल इज ड्रॉन, एंड एक्सेप्टेड। तो जब बिल लिखा गया तो इसकी बुक्स में वही एंट्री हो जाएगी जो अब तक दो केस में हमने करी। फर्स्ट एंट्री बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, ये करेगा ड्रोर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, और एंडोर्सी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। दूसरा केस, बिल आ गया, अब ड्रोर ने क्या किया, उस बिल को एंडोर्स कर दिया। एंडोर्सी को वो बिल क्या कर दिया जी, एंडोर्स कर दिया। तो ड्रोर अपनी बुक्स में एंट्री करेगा एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बी आर। ठीक है जी। ट्रोई की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। जैसे बिल को जब डिस्काउंट कराया था तब कोई एंट्री नहीं थी, तो एंडोर्समेंट से भी ड्रोई को कोई मतलब नहीं है। और एंडोर्सी क्या एंट्री करेगा, ये एंट्री करेगा बी आर अकाउंट डेबिट। इसके पास बी आर आ गया, एंड दिया किसने, एंडोर्सर ने, तो ये करेगा टू एंडोर्सर। ठीक है जी। उसके बाद जब ड्यू डेट की बात आएगी, मेच्योरिटी डेट पे, तो इसके पास तो बी आर है भी नहीं, तो इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। ड्रॉई की बुक्स में एंट्री हो जाएगी जो अब तक एंट्री करते आए ड्यू डेट पे, बैंक बिल्स पेबल वापस आ जाएगा इसके पास, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये क्या करेगा, ड्रॉई पेमेंट कर देगा और अपना बिल्स पेबल वापस ले लेगा, और इसके पास पैसा आ जाएगा और ये बी आर वापस कर देगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। ठीक है जी। उसके बाद में, ये तो था केस मैंने समझाया, चलते हैं नोट्स पे, एंट्री देख लेते हैं। तो जब बिल लिखा गया तो सारे केसेस में एंट्री करते जा रहे हैं, बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, और ड्रॉई करेगा ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, इसमें कोई एंट्री नहीं होगी। जब बिल को एंडोर्स किया गया तो ये एंट्री करेगा, ड्रॉर एंट्री करेगा एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, यहां कोई एंट्री नहीं होगी, ये एंट्री करेगा बी आर अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सर अकाउंट। और ड्यू डेट पे इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। अब ड्रॉर ये बन चुका है तो इसकी बुक्स में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, पैसा आ गया भाई और बी आर वापस कर दो, और ये बिल्स पेबल ले लेगा और अब पैसा पेमेंट कर देगा। तो देखेंगे अपनी स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 3। कहते बी जो है वो डेटर है और ए क्रेडिटर है, तो ए को 5100 रुपीज लेने हैं बी से। 15 जनवरी 2017 को ही एक्सेप्टेड ए बिल, तो बी ने एक बिल एक्सेप्ट किया 5000 रुपए का फॉर 2 मंथ्स, जो ए ने लिखा था। 18 जनवरी 2017 को 3 दिन बाद ए ने वो बिल एंडोर्स कर दिया अपने क्रेडिटर किसको, सी को। ठीक है जी। और ड्यू डेट पे फाइनली पेमेंट हो चुकी, तो आपको ए बी सी तीनों की बुक्स में एंट्री करनी है। तो करना स्टार्ट करेंगे जी। तो ये किया मैंने आपके स्क्रीन पे सॉल्यूशन नंबर 3। तो बुक्स ऑफ ए, बुक्स ऑफ बी, एंड बुक्स ऑफ सी। तो
तो सबसे पहली एंट्री 15 जनवरी 2000 है जी, आपकी डेट है 15 जनवरी 2017 को। ए ने बिल लिखा बी के ऊपर, तो एंट्री हो जाएगी बी आर अकाउंट डेबिट 5100 रुपीज लेने थे, लेकिन फुल सेटलमेंट में 5000 का बिल दिया। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी, तो 5000 का बिल आया, 100 रुपए डिस्काउंट अलाउड हो गया और टोटल अमाउंट लेना था 5100। बी एंट्री करेगा ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ए को देना था 5100, बिल्स पेबल दिया 5000 का, एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपीज, और इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है जी। उसके बाद 18 जनवरी 2017 को ए ने वो बिल एंडोर्स कर दिया सी को, तो ए एंट्री करेगा सी अकाउंट डेबिट टू बी आर। 5000 का बी आर था, और बी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, और सी की बुक्स में एंट्री हो जाएगी बी आर अकाउंट डेबिट, ये एंडोर्सी है, बी आर अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सर, और एंडोर्सर कौन है, टू ए है। 5000 रुपए का बी आर है जी। उसके बाद 2 महीने बाद 18 जनवरी से 18 फरवरी और 18 मार्च, इसके पास तो बी आर है भी नहीं, तो इसकी बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी। ये एंट्री जो करता है वही एंट्री करेगा। ड्यू डेट पे इसकी बुक्स में ए की एंट्री होती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5000। ठीक है जी। और ये एंट्री करेगा, इसके पास बी आर वापस कर देगा और पैसा आ जाएगा, तो ये एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। ₹5000। ठीक है जी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले बी आर आने की एंट्री, जो डिस्काउंट अलाउड था वो दिखा दिया, बिल्स पेबल देने की एंट्री दूसरी एंट्री। ठीक है जी। और तीसरी एंट्री, एंडोर्सी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी जब बिल को लिखा गया, जब बिल को एक्सेप्ट किया गया। ये एंडोर्स करने की एंट्री, एंडोर्सी टू बी आर अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सर, यहां पे कोई एंट्री नहीं हुई। ड्यू डेट पे यहां कोई एंट्री नहीं होगी, इसकी बुक्स में सेम एंट्री चलती रहेगी। ड्यू डेट पे बिल्स पेबल आ जाएगा और पैसा ये दे देगा, और एंडोर्सी एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। आगे चलेंगे। नेक्स्ट केस आपका बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, बिल हमने बैंक के पास कलेक्शन के लिए छोड़ दिया, तो इस केस में एंट्री करेंगे एंट्री देखेंगे केस नंबर 4 में। तो पहली एंट्री तो सेम रहेगी, जब बिल लिखा गया और जब बिल को एक्सेप्ट किया गया। तो बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, किसके बुक्स में, ड्रोर के बुक्स में, और ड्रॉई करेगा जी ड्रोर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। दूसरी एंट्री, जब बिल बैंक के पास भेजा गया कलेक्शन के लिए, तो ड्रॉई को इससे कोई मतलब नहीं है, यहां कोई भी एंट्री नहीं होगी। लेकिन ड्रोर क्या एंट्री करेगा, ड्रोर एंट्री करेगा अभी पैसा कलेक्ट नहीं हुआ, अभी बिल भेजा है, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। और जब पैसा कलेक्ट हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो ड्यू डेट पे पैसा तो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है, तो यहां पे कोई एंट्री नहीं होगी, और यहां पे एंट्री हो जाएगी जी आपकी सेम एंट्री जो अब तक करते हैं, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
प्रॉब्लम नंबर 4 देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। ऑन 10 जनवरी 2017 को ए ने गुड सेल किए बी को 12,000 रुपए पे। ठीक है जी, तो मैंने यहां पे बुक्स बना लेनी है, ए की और बी की बुक्स बना लेनी है। तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं आपका 4th प्रॉब्लम का। मैंने यहां पे लिखा बुक्स ऑफ ए एंड बुक्स ऑफ बी। ठीक है जी, उसके बाद ट्रांजैक्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या ट्रांजैक्शन दे रखा है। 10 जनवरी 2017 को ए ने बी को 12,000 के गुड्स सेल किए। तो 10 जनवरी 2017 को ए ने एंट्री की बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ₹12,000 के गुड्स सेल किए। तो बी एंट्री करेगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट ₹12,000। उसके बाद आगे दे रखा है बी ने बिल एक्सेप्ट किया और ए को वो बिल भेज दिया। ठीक है जी, तो बी आर आने की और बिल्स पे बिल इश्यू करने की एंट्री कर देते हैं। तो सेम डेट पे एंट्री हुई बी आर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट 12,000 एंड ₹12,000। और ये एंट्री करेगा ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट ₹12,000। आगे देख लेते हैं। आगे दे रखा है क्वेश्चन में ए रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट एंड ऑन द ड्यू डेट सेंड द बिल टू द बैंकर फॉर कलेक्शन। In due course, A received the information from the bank that the bill has been duly made. तो तीसरी एंट्री 10 ड्यू डेट पे कितने महीने का बिल था, 2 मंथ्स का बिल था। तो 10 जनवरी से 10 फरवरी 10 मार्च 3 दिन ग्रेस पीरियड के, तो ये आ गया जी 13 मार्च को। बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। 12,000 का जो बिल था वो बैंक के पास भेज दिया कलेक्शन के लिए ड्यू डेट पे। ये कोई एंट्री नहीं करेगा। और जब कलेक्ट होगा तो क्या एंट्री हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी जी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट ₹12,000। और ड्रॉई की बुक्स में तो वही एंट्री होनी है कि ये कहेगा जी मेरा बिल्स पेबल मुझे वापस दे दो, और ये क्या करेगा पेमेंट कर देगा। तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट ₹12,000। तो जो केस 4 बनता था उसका मैंने आपके सामने सॉल्यूशन कर दिया। ठीक है जी, तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया, स्टार्टिंग किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन से, डेफिनेशन पढ़ी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हमने स्पेसिमेन देख लिया जी। ठीक, उसके बाद स्पेसिमेन के बाद हमने स्टार्ट किया, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, फीचर्स देखे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, ड्यू डेट कैसे निकालते हैं, ड्यू डेट में ग्रेस पीरियड प्लस करने के बाद मैच्योरिटी डेट आती है। उसके बाद देखा जी हमने बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर साइट और बिल एट साइट का क्या मतलब होता है। उसके बाद हमने प्रोमिसरी नोट के बारे में पढ़ा, और जो मैक्सिमम केस बन सकते थे 4 केस बनते हैं। बिल हेल्ड टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, बिल को बैंक से डिस्काउंट करना, बिल को एंडोर्समेंट करना, इन बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये चारों केस की एंट्रीज देख ली, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, और चारों केस पे एक एक हमने
क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया। तो आज की क्लास में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इतना ही रखेंगे। अब मिलेंगे जी नेक्स्ट क्लास में, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे।